सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही नई संसद का काम जोरों पर है। सरकार के दावों की माने तो 2022 का शीतकालीन सत्र भारत की नई संसद में आयोजित किया जाएगा। सरकार का दावा ये भी है कि नई संसद दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक होगी। नई संसद के सबसे ऊपर 21 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ लगाया जाएगा, जो काफी दूर से दिखाई देगा। इंदौर में अशोक चक्र बनाने का काम शुरू है तो औरंगाबाद में अशोक स्तंभ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आर.एस. कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पार्टी ने पहले ही आर.एस. कुशवाहा के खिलाफ एक्शन ले लिया था। दरअसल कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा थी, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी महासचिव ने ट्वीट के माध्यम से निष्कासन की जानकारी दी। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रहे संकट को लेकर अब वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है। पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके सिब्बल ने कहा, कांग्रेस का कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, पर फैसला कोई न कोई तो ले ही रहा है ना। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए। लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि वे G23 है, निश्चित तौर पर जी हुजूर 23 नहीं है। वे मुद्दे उठाते रहेंगे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे लुइजिनो फेलेरियो कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। फेलेरियो आज राज्य सचिवालय पहुंचे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। लुइजिनो फेलेरियो के साथ पूर्व विधायक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी लव ममलेदार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एन शिवदास और पर्यावरणविद राजेंद्र शिवाजी काकोडकर सहित कुल 10 नेताओं ने भी टीएमसी की सदस्यता ले ली। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अहम चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे का ममता के राजनीतिक भविष्य पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। इस सीट से लगातार चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये भविष्य की राजनीति के संकेत भी है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान होना है। अप्रैल 2021 में बहुजन समाज पार्टी की ओर से अनिता राजबार ने चुनाव लड़ा था। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों 1900 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनकी सिद्धू से बात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का हेड होता है, जो पंजाब का प्रधान होता है उसे पार्टी में अपनी बात को रखनी होती है। उन्होंने आगे कहा, सिद्धू साहब से उनकी बात हुई है। उन्होंने उनसे कहा कि वो उनसे बात करें। उन्होंने कुछ विधायकों और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है जो सिद्धू साहब से बात करेंगे। सिद्धू साहब ने कहा कि वे उन्हें वक्त देंगे, वे नियुक्तियों पर विचार करने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। प्रदेश के 7 कांग्रेस विधायक अचानक दिल्ली रवाना हुए। बताया जा रहा है कि ये विधायक दिल्ली में हाईकमान से भी मुलाकात करेंगे। विधायकों के दिल्ली दौरे के बाद सियासत गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समर्थक विधायक अलग अलग फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए हैं। दिल्ली से शिमला भी जाएंगे और एक साथ छुट्टियां मनाएंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेसियों के ही निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कहा कि पार्टी ने सिद्धू को क्या नहीं दिया, उन्हें मंत्री बनाया, पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनाया। शायद अनुसूचित जाति का सीएम उनकी नाराजगी की वजह है। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के एजेंडे के लिए हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक वो लड़ते रहेंगे। सिद्धू ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वे आलाकमान को गुमराह नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि नैतिकता से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि उनके किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई मुद्दों की है, पंजाब के एजेंडे की है। सुल्तानपुर की इसोली असेंबली सीट से समाजवादी पार्टी विधायक अबरार अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ब्राह्मणों व क्षत्रियों को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुने जा सकते हैं। अबरार अहमद कह रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उनका वोट नहीं चाहिए, उनके असली वोटर मुसलमान हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। अब तक 560 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से 200 से ज्यादा पशु बह गए हैं और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मराठवाड़ा, मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान लगाया है।
बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक रेजिडेंशियल स्कूल के 60 स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इनमें से एक छात्र को तेज बुखार था, जिसका लेडी कर्जन एंड बोरिंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। श्री चैतन्य गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को स्कूल परिसर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। भारत के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से देश में इस रूसी वैक्सीन की बिक्री काफी कम हो गई है। ज्यादातर लोग सरकार की ओर से मुफ्त में मिल रही वैक्सीन ही लगवा रहे हैं। साथ ही स्पुतनिक वी को कोल्ड स्टोर में रखना भी एक चुनौती है। चीन ने कहा कि उसके पास कोविड-19 को रोकने के लिए यात्रा प्रतिबंध जैसे उपाय के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन ने नई दिल्ली में चीनी दूतावास के सामने भारतीय छात्रों के प्रदर्शन पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन वापस लौटना चाहते हैं। चीन का ये जवाब ऐसे वक्त आया है जब मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन कर बीजिंग से उन्हें पढ़ाई के लिए देश लौटने की अनुमति देने की मांग की। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पहला औपचारिक पत्र भारत को भेजा है, जिसमें उसने काबुल तक कमर्शियल फ्लाइट शुरू किए जाने की अपील की है। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। भारत ने 15 अगस्त से ही काबुल के लिए अपनी सभी कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। फुमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पूर्व विदेश मंत्री किशिदा रूलिंग पार्टी के नए नेता चुने गए हैं। किशिदा ने प्रधानमंत्री पद की रेस में देश के वैक्सीन प्रोग्राम के चीफ तारो कोनो को हराया। जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पद संभालने के 1 साल बाद ही इससे इस्तीफा देने का फैसला किया है। मालूम हो कि 2020 में सुगा से किशिदा हार गए थे। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने एक बार फिर से अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के शेयरों में आई जोरदार तेजी के चलते वो ऐसा करने में सफल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी संपत्ति बढ़ने के बावजूद टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। तीसरे नंबर पर 16,000 अमेरिकी डॉलर के साथ फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट है। उनकी प्रॉपर्टी 3,442 करोड़ रुपए बढ़ी है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 13,200 अमेरिकी डॉलर यानी कि 9.90 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन की जनता को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा कि देश में ईंधन आपूर्ति संकट की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि उनकी सरकार ने कहा कि स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लगेगा। ये संकट ट्रक चालकों की कमी की वजह से उत्पन्न हुआ है और सैकड़ों ईंधन स्टेशनों में गैस खत्म हो गई। लोगों को गैस के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। सुपरस्टार बॉक्सर मैनी पैकियाओ ने संन्यास ले लिया है। फिलीपींस के इस धाकड़ बॉक्सर ने रिटायर होने का ऐलान कर दिया। मैनी पैकियाओ ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट करते हुए बॉक्सिंग छोड़ने की जानकारी दी। इसमें उन्होंने कहा कि वो संन्यास का ऐलान कर रहे हैं। गुड बाय बॉक्सिंग। 42 साल के मैनी पैकियाओ इकलौते बॉक्सर है जिन्होंने 8 डिवीजन में वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। पैकियाओ 12 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। वे गरीबी से निकलकर दुनिया के सबसे रईस बॉक्सर बने। वे अब राजनीति में ध्यान लगाएंगे। अभिनेता अली फजल अपने दमदार अभिनय के दम पर विदेश में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। अली फजल को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशिया कंटेंट अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। अली फजल को ये नॉमिनेशन सीरीज रे के सेगमेंट फॉरगेट मी नॉट के इप्सिट नायर के किरदार के लिए मिला है।